हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और वही प्राचीन ऐतिहासिक नगरों की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। और इस संदर्भ में पिछले क्लास में हमने द्वारका नगर के बारे में पूरा डिटेल से कवर किया था और इस संदर्भ में आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बात करेंगे आज हम उज्जैन, प्राचीन महानगर उज्जैन की, जिसका भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक के साथ साथ उज्जैन का धार्मिक महत्व भी रहा है। उज्जैन, जिसे हम लोग महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं, तो उज्जैन का अपना एक अतीत रहा है जिसने भारतीय इतिहास काल के स्वर्णिम दौर को एक लंबे समय से देखा है। तो आइए बिना समय गवाए इसको क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उज्जैनी या उज्जैन भारतीय लोक साहित्य में विक्रमादित्य एवं उनकी सभा के नवरत्नों से संबंधित कहानियाँ जो हैं, विक्रमादित्य की बात यानी कि हम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं, जिनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। उनके बारे में हमने ढेर सारी कहानियाँ पढ़ी है। इससे इस नगर की जानकारी प्राप्त होती है। इस कहानियों से इस बात का भी पता चलता है कि प्राचीन काल में विद्या तथा संस्कृति के क्षेत्र में इस नगर का बड़ा ही महत्व है। यह नगर विद्या तथा भारतीय संस्कृति के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में देखा जाता था। यह नगर पूर्व में अवंती तथा पश्चिम में मालवा राज्य की राजधानी भी रहा है। यह नगर मध्य प्रदेश में है। उज्जैन, यह नगर मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा के किनारे पर बसा हुआ है। चंबल की सहायक नदी शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ। दीपवंश के अनुसार इस नगर को अच्युतगामी ने बसाया था। युआन चांग के अनुसार इस नगर का क्षेत्रफल लगभग 60 मील था। यहाँ पर कई संग्राम भी थे। इसके खंडहर आज भी हमें देखने को मिलते हैं। कहा यह भी जाता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ के शासकों की राज्यसभा में कालिदास के नाटक स्टेज पर खेले जाते थे, जिनको अधिक संख्या में वहाँ के निवासी देखा करते थे। कालिदास के नाटक यहाँ के निवासियों को अधिक प्रिय थे। यह नगर अपनी साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ व्यापार का जागृत केंद्र भी था। यहाँ पर प्राचीन काल के 3 प्रमुख व्यापार मार्ग मिलते हैं। यहाँ इस कारण अधिक रूप में व्यापार पनप रहा था तथा धनी व्यापारियों का यह नगर निवास स्थान भी बन गया था। अधिक व्यापार की उन्नति के कारण यहाँ के निवासियों की आर्थिक दशा अच्छी थी। बड़े शान के साथ यहाँ रहते थे। यह नगर लिंगायत संप्रदाय का एक प्रमुख तथा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी था। उज्जैनी के नामी गिरामी राजा या प्रख्यात राजा विक्रमादित्य को सन 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय से समीकृत किया जाता है। यहाँ की खुदाई से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक के मिट्टी के पदक एवं अन्य मुद्राएं भी मिली हैं। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 5वीं शताब्दी ईस्वी तक के कुछ मृद पात्र भी प्राप्त हुए हैं, जिनको महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। मध्य युग के मालवा के पास बसा हुआ उज्जैन प्राचीन भारत के ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह नगर चंड प्रद्योत के उत्तरी भाग की राजधानी भी थी। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ के राजा अधिक शक्तिशाली थे। पूर्वी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा शिशुनाग ने अवंती को अपने राज्य में मिला लिया था। अशोक के शासनकाल में अवंती तथा उनकी राजधानी उज्जैनी मगध राज्य का एक हिस्सा बन गया था। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तब अवंती पर शकों की विजय का झंडा लहराने लगा। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस पर विजय पाकर उसको अपने साम्राज्य का एक भाग बना लिया था।
कालिदास के साहित्य में इस नगर का सुंदर शब्दों में वर्णन हुआ है। विशेषकर मेघदूतम नामक खंड काव्य में इस नगर का अत्यंत मनमोहक वर्णन हुआ है। उज्जैनी संघ का कांतिक युक्त खंड था, जिसके आनंद को भोगने के लिए देवता भी स्वर्ग से आते थे। यहाँ शैव मत के लोग काफ़ी संख्या में रहते थे। यहाँ एक शिवालय भी था, जिसके लिए आज भी यह नगर प्रसिद्ध है। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण ने इस नगर की सुंदरता तथा महत्व का सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। यह नगर अधिक गहरी खाई तथा आकार से सुरक्षित था। यहाँ अनेक चित्रशालाएं थी, जिसमें देवताओं, राक्षसों तथा गंधर्वों के चित्र थे। युआन चांग नामक चीनी यात्री ने भी इस नगर के महत्व का उल्लेख अपने यात्रा विवरण में सुंदर शब्दों में किया है। गुप्त साम्राज्य के समय यह नगर संस्कृत विद्या के लिए प्रसिद्ध था तथा इसकी गणना महान संस्कृत भाषा केंद्र के रूप में होती थी। इस संस्कृति केंद्र को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। 19वीं तथा 10वीं शताब्दियों में यह नगर परमार राजाओं के शासन में भी रहा था। बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने इस नगर पर चढ़ाई की और यहाँ से अधिक धन प्राप्त किया। इस नगर की गणना 7 धार्मिक स्थानों में होती थी। यहाँ के शिप्रा के जल के महत्व पर बड़ा जोर दिया गया है। शिप्रा के जल में स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं। यही विशेषता उत्तर भारत में गंगा नदी के पानी की भी बताई जाती है। यह नगर अवंती या पश्चिम मालवा की राजधानी रही। इसके कई नाम देखने को मिलते हैं, जैसे मांगवती, पद्मावती, हिरण्यवती और विशाला। यहाँ 2 प्रसिद्ध राजमार्ग मिलते थे। एक राजमार्ग भड़ौज को कौशाम्बी से मिलाता था, दूसरा राजमार्ग पाटलिपुत्र को प्रतिष्ठान से जोड़ता था। इस कारण इस नगर का व्यापक केंद्र भी था। इस नगर में महात्मा बुद्ध ने कई बार उपदेश दिए थे तथा अपने धर्म का यहाँ प्रचार भी किया था, जिसका यहाँ की जनता पर गहरा प्रभाव भी पड़ा था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यहाँ जो महाकाल का मंदिर था वह उस समय में बहुत आदर्श की दृष्टि से देखा जाता था। हर दिन पुजारियों की अधिक संख्या यहाँ दिखाई देती थी। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध 12 शैव मंदिरों में से एक है, जिसका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। इसी के साथ फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।